हुआ, आज हम 75 वर्ष के आजादी के बाद के कालखंड में प्रवेश किए हैं। यह जो परिवर्तन की बात मैं कह रहा हूं, लगभग 70-72 साल के बाद यह परिवर्तन का कुछ रूप दिख रहा है धीरे धीरे। कभी लगता है कि स्लो हो रहा है। अभी किसी ने प्रश्न किया, बोला कि अभी 90% ही ठीक हो रहा है, ऐसा लगता है। पर जिस चीज का 70 साल तक एक दूसरी दिशा में गए हो, अब उस दूसरी दिशा से हटकर अपनी दिशा में आने का प्रयास चल रहा हो, तो लगता है कि अभी 90% है। दिशा सही है कि नहीं, यह हमको समझना होगा। दिशा सही चल रहा है। हां, ये दिशा में चलने के लिए बहुत कुछ अनडन करना पड़ रहा है। पहले क्या 70 साल से हमने क्या करते रहा? भाई, संविधान बना तो संविधान की प्रेरणा क्या थी? अंबेडकर जी का एक बहुत बड़ा भाषण होता है 25 नवंबर को, यानी 26 को संविधान को पूरा करके दिया था। 25 नवंबर को, एक दिन पहले, उनका बहुत भव्य भाषण होता है। उस भाषण में वो कहते हैं कि देखो भाई, मैं उस भाषण को 3 वार्निंग स्पीच के नाम से प्रसिद्ध है वो भाषण। उसमें वो बात कहते हैं कि देखो भाई, ये संविधान का उद्देश्य क्या है? स्वतंत्रता, फ्रीडम, समानता, इक्वालिटी और फ्रेटर्निटी, एक परिवार भाव, ये भाव निर्माण करने के लिए उद्देश्य ये संविधान बनाया है। पर हम समाज के अंदर आज भी जातिवाद, अन्य अनेक प्रकार की कुरीतियों से हम आज भी, वो कुरीति यथावत है। तो बाकी चलो, कानून के माध्यम से समानता की घोषणा कर सकते हैं, कोई असमानता नहीं दिखाना है। कोई डिस्क्रिमिनेशन दिखाओ तो जेल जाओगे, कानून है। आजादी भी सबको दे सकते हैं कि भाई इतना आजादी है कि उसका मिसयूज भी बहुत होता है, इतना आजादी भी दे सकते हैं। पर सौभ्रातृत्व तो ला नहीं सकते हैं उसके माध्यम से। कोई कानून ये नहीं कहेगा कि सब लोग भाई भाई जैसा रहो। वो तो समाज को अपना प्रयास से करना पड़ेगा। पर 70 साल का अनुभव क्या है? हम समाज को जितना बांट सकते हैं उतना बांट के रखा है। पहले तो हमने मजहब के नाम पे कहा कोई माइनॉरिटी है, कोई मेजॉरिटी है, बना के रखा है। अब किसी के मन में बैठ के आया कि मैं माइनॉरिटी हूं। कितने साल? 70 ईयर्स, यानी 3 जनरेशन होते हैं। 3 जनरेशन तक आप कहते रहो कि तुम अलग हो, अलग हो, अलग हो। उसको ठीक करने का थोड़ा समय लगता है मित्रों, पर ठीक करने का प्रयास आज हो रहा है। तुम अलग नहीं हो, हम सब एक है। एकता हमारा आधार है। एक राष्ट्र, एक जन है, एक कहने का और इसको दिखाने का प्रयास हो रहा है। मैं कश्मीर का कई सालों तक हैंडल किया था, पार्टी बीजेपी की तरफ से। मैं भी बहुत पूर्वाग्रह से गया था जब कश्मीर गया था तो। पर एक बार मेरी जगमोहन जी से बात हुई, कि जो गवर्नर थे वहां कई वर्षों तक। जगमोहन जी से मैंने पूछा कि भाई, आम धारणा यह होती है कि हर कश्मीरी भारत विरोधी है, देशद्रोही है, ऐसा है क्या? तो उन्होंने एक बड़ी बात की है। वो गवर्नर थे, 2 बार थे गवर्नर। उन्होंने कहा, देखो राम माधव जी, ऐसा है कि वहां का जो गांव में रहने वाला एवरेज कश्मीरी को मैं हिंदुस्तान के साथ खड़ा होता हूं तो मेरा जान नहीं चले जाएगा, यह आश्वासन चाहिए। क्या है? वहां एक आतंक का माहौल है। उसमें हिंदुस्तान का झंडा जो उठाता है वो मार दिया जाता है। तो क्या हम आज उनको आश्वासन दे सकते हैं? क्या नहीं, तुम हिंदुस्तान के साथ खड़े रहो, तुमको कुछ नहीं होगा, वो आश्वासन आप दो। वो कहते थे कि 70% कश्मीरी भारत के साथ रहेंगे। तुमको आश्वासन तो देना है। सरकार को आतंक के स्रोत, उस पर दृढ़ता से काम करना पड़ता है। पर हम पिछले 50 साल 60 साल का अनुभव क्या था? समझौता कर रहे थे आतंकियों से। आपको याद होगा, बिरयानी भेजा गया था जब अंदर बैठे हुए थे मस्जिद में, उनको बिरयानी, वो बिरयानी भी गया कैसे? कोर्ट का आदेश से गया। कोर्ट भी चाह रहा था कि बिरयानी भेजो आतंकवादियों को। वहां से बदलकर आज एक 0 टॉलरेंस टू टेररिज्म, ये स्थिति लाया, तो आज कश्मीर के अंदर भी परिवर्तन आ रहा है। आज तो मैं ये कह सकता हूं कि जब हम गए थे, सरकार बनाए तो 2015 में, बहुत बड़ा कठिन परिस्थिति थी, उस स्थिति में बनाना पड़ा। तो उस समय हमारे अनुभव में आया कि वहां कुछ आतंकवादी ऐसे थे, 10-10 साल से वो आतंक चला रहे थे।
10-10 साल। मैं आज ये कहते हुए मुझे थोड़ा प्रसन्नता होती है, ये वैसे कहते हुए मुझे बहुत अच्छा नहीं लगता, पर मुझे कहना पड़ता है आपको समझने के लिए। आज 7-8 साल बाद जम्मू कश्मीर में एक आतंकवादी का शेल्फ लाइफ 2 महीना है। आतंकवादी बनोगे मरोगे, हां, बाकी तुम्हारा 10 डिमांड है ना पॉलिटिकली, मांगो ना, ये लोकतंत्र है, यहां मांग सकते हो। हथियार उठाओगे जाओगे। यह दृढ़ता आज दिख रहा है, इसलिए परिस्थिति में अंतर दिख रहा है। जब धारा 370 हट रहा था तो गुलाम नबी आजाद साहब का भी भाषण था, आज भले ही वो जो भी कह रहे होंगे, बट उस समय भाषण था कि खून की नदियां बहेंगी कश्मीर में। तो 2 साल से कोई खून की नदी बह रही है। और हमने जब सरकार बनी थी, बुरहान वानी को मारा था पुलिस सिक्योरिटी कर्मियों ने, तो हमने एक दिन में 350 स्थानों पर पत्थरबाजी देखा है, एक दिन में 350 स्थानों पर 370 हटने के बाद आज कोई पत्थरबाजी नहीं होती है। जब 370 हटा था 2019 के 5 अगस्त को, उसके 15 दिन बाद मुझे कश्मीर जाना था, किसी कार्य से जाना था। तो मैं सोचा था कि भाई सरकार ने 600 नेताओं को गिरफ्तार किया। गिरफ्तार यानी नॉर्मल अरेस्ट नहीं था, जिसको हम प्रिवेंटिव डिटेंशन बोलते हैं। उसमें एफआईआर नहीं होता है, उनको आपको घर से उठा के कोई एक जगह रखते हैं, थोड़ा शांति होने के बाद फिर छोड़ देते हैं, उसको प्रिवेंटिव डिटेंशन बोलते हैं। 600 नेताओं, जो एमएलए, एक्स एमएलए, जो छोटा मोटा नेता होते हैं ना, जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम कश्मीर का रहा है, उन सबको 600 लोगों को थोड़ा प्रिवेंटिव डिटेंशन में रखा था। कहां रखा? सरकार की एक होटल थी एकदम डल लेक के किनारे पर, अच्छी होटल थी, उसका पूरा खाली करके इनको मेहमान जैसे बिठाया गया वहां। फिर भी लगता था कि जब जाएंगे तो इनके जो अनुयायी होंगे वो आके हल्ला करेंगे। तो मैं जब गया था तो आए थे लोग, मिलने आए थे, तो उठाए, साहब ये सबको गिरफ्तार किया है। मैंने उनको वही समझाया कि नहीं, गिरफ्तार नहीं किया भाई, ये केवल प्रिवेंटिव डिटेंशन है, शांति रहेगी तो छोड़ दिया जाएगा। छोड़ भी दिए थे। जब मैंने ये कहा कि छोड़ देंगे, अब उनको अरेस्ट नहीं किया है, प्रिवेंटिव डिटेंशन है, तो कुछ लोग कहने लगे भाई साहब वो गलती मत करिए, छोड़िए मत इन लोगों को, रखिए 2-3 साल रखिए, यही प्रॉब्लम है हमारे राज्य के लिए। ये भी तो सच्चाई है ना, माहौल है ना। ये आज क्यों कह पा रहा है? क्योंकि आज एक विश्वास है कि नहीं, ये लोग कुछ परिवर्तन लाने के लिए बैठे हैं। तो आज उस प्रकार का एक देश की एकता का चित्र बनाने का प्रयास हो रहा है, देश को एक के रूप में खड़ा करने का प्रयास हो रहा है। आज किसी प्रकार का कोई अपीजमेंट नहीं चलता है, दृढ़ता से काम होता है, देश की एकता। इसमें जो गलतियां पुराने होते थे वो सबको आज बंद करने का प्रयास हो रहा है। कुछ चलते होंगे, कुछ समय लगेगा, बट ज्यादातर आपको यह ध्यान में आएगा कि उस दिशा में जा रहा है। दूसरा, इस देश के अंदर अनंत शक्तियां हैं, ताकत है, पर आजादी के बाद हमने गलत रास्ता ले लिया। कभी साम्यवाद बोला, कभी नेहरू जी का बड़ा फेमस भाषण होता था सोशलिज्म को लेकर। जब प्रधानमंत्री बने थे तो आईएएस ऑफिसर्स का जो मुसोरी में ट्रेनिंग सेंटर है ना, वहां वो भाषण देने जाते थे। 1953 में तमिलनाडु में अवडी नाम के स्थान पर एक कांग्रेस का अधिवेशन हुआ। वहां नेहरू जी ने जोरदार भाषण दिया, भारत को सोशलिस्ट कंट्री बनना चाहिए। तो वहां कांग्रेस ने एक प्रस्ताव पारित किया, क्या है? सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी लाएंगे। अब लोगों को समझ में नहीं आया कि सोशलिस्ट, या तो आप सोशलिस्ट कंट्री होगे या कोई कैपिटलिस्ट कंट्री होंगे, ये सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी क्या होता है? तो नेहरू जी मुसोरी में भाषण देने गए, आईएएस ऑफिसर्स, बडिंग नए आईएएस ऑफिसर्स को भाषण देने गए तो फिर लंबा थोड़ा भाषण मारे, सोशलिस्ट पैटर्न ऑफ सोसाइटी हमको बनाना है, उसके लिए आपको काम करना है। होने के बाद एक यंग ऑफिसर उठकर पूछे, सर आपका ये मुझे समझ में नहीं आ रहा है, मैं तो सोशलिज्म जानता हूं, बट सोशलिस्ट पैटर्न क्या होता है, पैटर्न ऑफ सोसाइटी क्या होता है? तो नेहरू जी ने बोला, यार तुमने तो बहुत गंभीर प्रश्न पूछा है।
इसके लिए बहुत अध्ययन करके इसके बारे में बहुत चर्चा होने की आवश्यकता है। आज मुझे थोड़ा सिर दर्द है, आज नहीं दे सकता उत्तर। नारे देते रहे, स्लोगन्स देते रहे, इस देश के अंदर जो अनंत शक्ति है उसको हमें आगे बढ़ाना है, उसका एक विस्फोट होकर भारत एक आर्थिक शक्ति के रूप में खड़ा होना है, यह चिंता हमने ठीक से नहीं की है। उसका परिणाम था, मैं जब स्कूल में पढ़ता था, भारत को अंडर डेवलप्ड कंट्री बोलते थे। तो कुछ लोगों को देश में लगा कि ये खराब है, हमको अंडर डेवलप्ड करना खराब है। तो फिर क्या हुआ, अच्छा ठीक है, अंडर डेवलप्ड अच्छा नहीं लग रहा है ना, हम कहेंगे डेवलपिंग कंट्री। दोनों का अर्थ एक ही है। और हमको लगा कि ये थोड़ा अच्छा है, उससे ज्यादा अच्छा, अंडर डेवलप्ड से अच्छा है। तो 80-90 का दशक आते आते हमको कहने लगे कि आप तो डेवलपिंग कंट्री है। भाई 30 साल हो गया, अभी भी डेवलपिंग कंट्री ही है। भाई भारत को एक डेवलप्ड कंट्री बनने की पूरी क्षमता है, बट उस दिशा में इस देश के अंदर की ताकत को आपको बाहर लाना पड़ेगा, उस प्रकार के व्यवस्थाएं खड़ी होनी पड़ेगी। आज उस दिशा में बहुत बड़ा काम हो रहा है। इसलिए अभी प्रस्तावना मेरा आपको बताया गया। आज भारत को, एक समय था ना, आज से 5 साल पहले तक इजराइल को स्टार्टअप कैपिटल बोलते थे, स्टार्टअप्स का एक मुख्य केंद्र। आज भारत को कहते हैं स्टार्टअप कैपिटल ऑफ द वर्ल्ड। इस देश के युवक युवतियां ऐसा खड़े हो रहे हैं आज के दिन में कि आज भारत की अर्थव्यवस्था अपने अंदर की ताकत से खड़ा हो रहा है। उसको कहते हैं आत्मनिर्भर भारत। आज आत्मनिर्भर भारत बन रहा है। टेक्नोलॉजी में, इनोवेशन में भारत बहुत आगे है। इनोवेशन में आज भारत के युवक क्या क्या नहीं कर रहे। भारत की तो बुद्धि तो बहुत है, बट इसका चैनलाइज करने का प्रयास नहीं हुआ। आज प्रोत्साहन मिलता है तो अर्थव्यवस्था में खड़े हो रहे हैं। आज ऑलरेडी $3 ट्रिलियन इकोनॉमी हम बन गए हैं। वैसे तो $3 ट्रिलियन भारत के लिए बड़ा नहीं है। हमसे आगे जो देश है ना, जर्मनी जैसा देश, जर्मनी की आबादी 8 करोड़ है, बट उनके जो इकोनॉमी है करीब 4.5 से 5 ट्रिलियन डॉलर की है। हमसे लगभग 1.5 गुना ज्यादा है, आधा, यानी ऑलमोस्ट 1.52 ट्रिलियन हमसे ज्यादा है, 8 करोड़ आबादी से। आज चीन 18 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, अमेरिका 25 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। तो हम बहुत आगे नहीं आए, बट यहां तक 3 ट्रिलियन तक हम पिछले 10 साल में पहुंच के 2 से 3 आ गए हैं। तो आज से 4-5 साल के अंदर भारत 2027 तक $5 ट्रिलियन का बनेगा। 2030 तक हम यही गति रखेंगे तो $10 ट्रिलियन इकोनॉमी बनेगा। एक इकोनॉमी का चित्र बदल रहा है, एक देश की सुरक्षा का चित्र बदल रहा है। भारत का आज यानी इस देश में हमने ऐसे दिन भी देखे जब हमारा होली सुरक्षित नहीं था, हमारा दिवाली सुरक्षित नहीं था, हमारा स्कूल सुरक्षित नहीं था, हमारा ऑफिस दफ्तर सुरक्षित नहीं था, हमारा मार्केट सुरक्षित नहीं था, हमारा सड़क सुरक्षित नहीं था, आखिर हमारा पार्लियामेंट भी सुरक्षित नहीं था, होटल सुरक्षित नहीं था। देश डरता था कब कौन सा आतंक हो जाएगा। याद करिएगा 2014 के पहले दिवाली आ रहा था तो कितना सिक्योरिटी हो जाता था मार्केट में, सब जगह। आतंकवाद से, आतंकियों से हम डरते डरते जीते थे, आज आतंकी हमसे डरते डरते जीते हैं। कब कहां घुसकर आएगा हम चिंता करते थे, आज वो चिंता कर रहे थे कब कहां घुसकर आ जाएंगे इंडिया वाले, हमको मारेंगे, वो डर रहे। सुरक्षा के क्षेत्र में भारत अपने तंत्र को मजबूत किया। मैं तो बहुत लंबा बोल सकता हूं पर समय उसके लिए नहीं है। भाई आज हम चीन के साथ लड़ रहे हैं, पाकिस्तान तो अब हमारा छोटा खेल हो गया, वो बड़ा खेल नहीं है। अब हम उनसे ज्यादा परेशान नहीं, वो हमसे ज्यादा परेशान है। पर हमारे लिए चीन जैसे देश की चैलेंज को भी आज हम दूसरे ढंग से डील कर रहे हैं, याद रखना चाहिए।
आज जब मुंबई में फिल्म इंडस्ट्री में बैठ के उल्टा सीधा ट्वीट्स करते हैं ना, वो एक उन्माद है, एक मैडनेस है। ये जो एक मूवी आया था, वार छोड़ो ना यार, कॉमेडी मूवी है भाई, हमको क्यों बता रहे हो? चीनी भाषा में बना के वहां दिखाओ ना। ये सारे हमको दिखाते हैं वार छोड़ो ना, हम कब वार कर रहे हैं? हमारे ऊपर आक्रमण होता रहा है, हमारे सीमा का उल्लंघन चीन हर साल, यानी मैं आपको आंकड़ा देता हूं तो आपको आश्चर्य होगा, 5,000 6,000 उल्लंघन एक साल में होते थे। लंबी सीमा है, 3,000 किलोमीटर की सीमा है, निर्लज्जता से उल्लंघन कर लेता था। कभी कभी तो 20-20 दिन आके बैठ जाते थे हमारी भूमि के अंदर। 2013 में यानी वर्तमान सरकार बनने से एक साल पहले चुशुल क्षेत्र में, जहां अभी तनाव चल रहा है लद्दाख में, वहां चीन की सेना 19 किलोमीटर भारत की भूमि के अंदर घुसकर आया, 19 किलोमीटर अंदर आया, 21 दिन बैठा रहा। फिर हमने हाथ जोड़ा, पांव पकड़ा, वहां उनको डिप्लोमेटिकली बात किया, जो भी किया है। 21 दिन बाद वो वापस गए और उस समय हमको 2 पोस्ट खाली भी करवाए चुशुल में, 2 हमारे सेना के पोस्ट से उसको खाली करवाया, तब वो वापस गए। पर आज अनुभव क्या है? वो आने का कोशिश करते हैं तो हम केवल डिप्लोमेसी से बात नहीं करते, डिप्लोमेसी करते हैं, हम शांतिपूर्ण देश है, डिप्लोमेसी तो करते ही है, पर साथ ही साथ जमीन पर हम सेना लेकर भी खड़े हो जाते हैं। आज जब चीन 50,000 सेना को लेकर आई थी तो हम भी 50,000 सेना को लेकर पहुंचे थे। जब वो 100 टैंक लाई थी, हम भी 100 टैंक लेकर पहुंचे थे। वो थोड़ा युद्ध विमान लाने का कोशिश किया, हम भी लेके गए थे। अगर गलवान कोई हाई कहता है तो ये हाई है कि तुम्हारे नाटक अब नहीं चलेगा, ये चीन को हम कह रहे हैं। तो आज हम प्रोएक्टिव डिप्लोमेसी भी कर रहे हैं, पर स्ट्रांगली वी आर स्टैंडिंग ऑन द ग्राउंड, स्ट्रांग ग्राउंड पोस्चरिंग भी दे रहे हैं। यह अंतरा चीन समझ गया है। आपको मालूम है क्या, 2 साल हो गया, ये थोड़ा खराब लगता है, 3 साल हो गया, अभी अगस्त में 3 साल पूरा हो गया, पर 8 स्थानों में से 5 स्थानों में चीन वापस गया है। वापस जाने का काम चीन अपने इतिहास में इससे पहले एक ही बार किया, वो रशिया के साथ किया 1990s में। अन्यथा चीन की एक नीति होती है, जो मैं कब्जा करता हूं वो मेरा है, जो मैं डिमांड करता हूं उस पर बात करना है। मैं कब्जा कर लूंगा वो मेरा है, जो मैं क्लेम करूंगा उस पर बात करूंगा। हमने कहा कि नहीं, तुम जो क्लेम करोगे उस पर बात ही नहीं होगी, तो तुम जो कब्जा करना चाहोगे वह 1-1 इंच में तुमको पीछे भगा दिया जाएगा। वो हम करके दिखा रहे। आज सुरक्षा तंत्र में भारत दृढ़ता से खड़ा है, एक नया पैराडाइम शिफ्ट लेकर खड़ा है, और भारत के आत्मनिर्भरता भी आज डिफेंस में अपने आत्मनिर्भरता पर है। इसके लिए भी पूरी तैयारी चल रही है। हमारे यहां टैंक्स का टायर्स भी ऑस्ट्रिया से आते थे। टैंक का टायर, टैंक नहीं, उसका टायर भी नहीं बनता था इंडिया में। आज इंडिया में रफाल विमान बनने वाले हैं, युद्ध विमान बन रहे हैं, युद्ध हेलीकॉप्टर से हमारा HAL बना रहा है। हमारा स्वयं भारत के टेक्नोलॉजी के आधार पर हम डिफेंस इंडस्ट्री में यूज होने वाले जो कार्गो विमान होते हैं खुद बनाने वाले हैं। हम अपने पैरों पर खड़ा हो रहे हैं। सुरक्षा, अंत में आखिरी बात कहकर मैं समाप्त करता हूं। भारत आज आत्मसम्मान के साथ खड़ा है। एकता, समृद्धि, सुरक्षा, चौथा है सम्मान। आज भारत का सम्मान बहुत ऊंचा है। आज आपके भी परिवार के लोग होंगे दुनिया में, क्योंकि भारत के करीब 1 करोड़ से ऊपर लोग दुनिया में रहते, अलग अलग देशों में रहते। 40 लाख तो अमेरिका में ही रहते हैं, करीब 20 लाख यूके में रहते हैं। आप उनसे पूछिए ना, कैसा लगता है आज भारतीय होने का?
सब एक स्वर से कहेंगे, आज गर्व लगता है। कभी शर्मिंदा लगता था, कभी देश के बारे में अलग अलग बातें कही जाती थी तो शर्मिंदा लगता था। हमारे देश के मंत्री जाके दूसरे देश का भाषण पढ़ लेते थे विदेशी मंचों में, भूल जाते वहां नीचे दूसरा पेपर रखा, गलती से ऊपर रख के वो दूसरे देश का स्पीच पढ़ लेते थे। हुआ ऐसा, मैं कोई मजाक नहीं कर रहा हूं। शर्म अल शेख में 2012 में हमारे एक प्रधानमंत्री जी ने एक मंत्री जी ने दूसरा भाषण पढ़ लिया। पर आज वही दुनिया में एक सम्मान के साथ हर भारतीय जीता है। और आज वर्तमान सरकार की भी यह संकल्प है, भारत का कोई भी व्यक्ति किसी भी कोने में होता है ना, उसका सुरक्षा और सम्मान भारत की जिम्मेदारी है। आज हम खड़े हैं, यूक्रेन हो, उससे पहले दूसरे अरब देशों का, खाड़ी देशों की समस्या कहीं भी हो, भारतीय को उनकी सुरक्षा चिंता हम करेंगे। तो सम्मान, भारत के सम्मान की बात है। भारत का सम्मान को कहीं भी थोड़ा सा भी कोई नुकसान होता है तो हम सहन नहीं करेंगे। मलेशिया जैसे बड़े बड़े देशों के साथ हमने अपना व्यापारिक संबंध भी कम कर दिया है, क्योंकि हमारा सम्मान का जब प्रश्न आता है उसमें हम समझौता नहीं करेंगे। जहां जिसको हमने कहा कि ये सांप्रदायिक सद्भावना के लिए ये शत्रु है, उसको लेकर प्रश्रय देते हो। हां ठीक है, हम पामोलिन ऑयल आपसे नहीं खरीदेंगे, यहां तक हम जा रहे हैं देश के सम्मान के लिए, और इसके कारण आज देश का सम्मान भी बढ़ा है। आप जानते हैं कि यूक्रेन रशिया का युद्ध जब प्रारंभ हुआ तो दुनिया के सभी देशों पर बहुत दबाव था कि साइड लेने का। बहुत लोगों पर अमेरिका का दबाव था, कुछ लोगों पर चीन और रशिया का भी दबाव था। कोई भी देश भारत पर दबाव डालने का हिम्मत भी नहीं कर पाया। हम खड़े रहे, हम एक स्वतंत्र खड़े रहे। इसका अर्थ है नहीं कि हम युद्ध को अनदेखी कर रहे हैं, युद्ध का प्रोत्साहक है। हमने ये सार्वजनिक रूप से कहा कि युद्ध का ये समय नहीं है, ये बात कही, पर हमने साइड नहीं लिया। इसके लिए बहुत हिम्मत की जरूरत होती है। उस हिम्मत के साथ हम खड़े, तो ये खड़े होने के कारण हमारे ऊपर कोई दंड नहीं कर रहा है, उल्टा सब लोग हमारे पास आके रिक्वेस्ट कर रहे हैं, नहीं नहीं नहीं, अब थोड़ा सोच, हमारे साथ आइए। भारत में एक महीने में 5 देशों के विदेश मंत्री या राष्ट्रपति उपराष्ट्रपति आके गए पिछले साल में, हमको समझाने के लिए कि आप हमारे तरफ आइए। दोनों साइड से आए, रशिया का विदेश मंत्री आया, चीन का विदेश मंत्री आया, अमेरिका का विदेश मंत्री आया, किसी देश का उपराष्ट्रपति आया, सब हमको समझा रहे थे आप थोड़ा आइए। क्योंकि आज भारत का वो महत्व है। हमने कहा कि नहीं, हम आएंगे तो तब आएंगे जब हमको युद्ध रोकने का अवसर मिलेगा, तब आएंगे, युद्ध में भागीदार नहीं होंगे। एक स्टैंड लेकर हम खड़े हैं, देश के सम्मान के लिए हम खड़े हैं। इसका परिणाम यह है, आपको आश्चर्य होगा, जब इतना दबाव होने के बावजूद भी यूनाइटेड नेशंस में जब यूक्रेन के विषय में रशिया के खिलाफ प्रस्ताव आया तो उस प्रस्ताव में वोट देने से इनकार करने वाले देशों की संख्या लगभग 40 है। ना इधर ना उधर, छोटे देश नहीं है। सऊदी अरेबिया जैसा देश, यूएई जैसा देश साइड लेने से मना कर दिया है। कहां से आया हिम्मत? हिंदुस्तान खड़ा है इसलिए हिम्मत आया है। तो आज हम इस प्रकार का एक नया चित्र भारत का बनाने का एक प्रयत्न को देख रहे हैं। यह प्रयत्न आगे बढ़ना चाहिए। यह आसान नहीं है, सरल नहीं है। क्यों? मैंने कहा ना, 50-60 साल तक एक दिशा में गए हैं। देखो, देश एक हाथी होता है, एलिफेंट से अबाउट टर्न नहीं करते हैं। एलिफेंट को आप अबाउट टर्न बोलेंगे तो नहीं करेगा, वो थोड़ा समय लेके घूमेगा। तो देश में ऐसा होता है, देश ओवरनाइट बदलता नहीं है, उस दिशा में बदलने का प्रयास चल रहा है कि आज अच्छा चल रहा है। जब हम सोशल मीडिया में बैठते हैं ना, इस बात की अनदेखी नहीं करनी चाहिए। हां, कुछ समस्याएं ध्यान में आते हैं, उस पर आवाज उठनी चाहिए, अलर्ट करनी चाहिए, पर व्यापक जो नया चित्र बन रहा है ना, उस चित्र को भी समझना चाहिए। एक नए भारत का निर्माण हो रहा है मित्रों। अच्छा होता ये 47 में हो जाता, बट ये दुर्भाग्य इस देश का है कि 47 में जो लोगों के हाथ में इस देश का बागडोर आया, वो तो भारत को मानते ही नहीं थे। वो सोचते थे कि हमको यूरोप का नकल करना है। इसके कारण एक कुछ ऐसी स्थिति आई थी। भारत अपने अस्तित्व के आधार पर, अपने गौरव के आधार पर
खड़ा नहीं हो पाया 70 साल, आज खड़ा हो रहा है। इसका गर्व होना चाहिए। याद रखना, आज कोई कांग्रेस की भी नेता हो, क्या किताब लिख रहा है? शशि थरूर का एक किताब आया, क्या, द एसेंस ऑफ हिंदुइज्म, ऐसा समथिंग। भाई ये कब से हो गया भाई? अब आपको आज हिंदुइज्म की महानता पर किताब लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? आपको तो लिखना चाहिए सेक्युलरिज्म कितना महान है, नहीं लिखना पड़ा ना। आज क्यों नेताओं को जनेऊ दिखाना पड़ता है? मैं तो देखा उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी के बड़े बड़े नेता भाषण दे रहे थे, क्या, अरे हम सच्चे हिंदू हैं, ये बीजेपी आरएसएस वाले झूठे हिंदू हैं। आज बहस क्या है, कौन सच्चा हिंदू है, ये बहस है। अच्छी बात है ना, कल तक कह रहे थे हिंदू कहना ही गलत है, आज कह रहे हम सच्चे हिंदू हैं। उस विवेकानंद जी के कन्याकुमारी का शिला स्मारक से भारत जोड़ो यात्रा को शुरू करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि देश आज उस मूड में खड़ा है, देश अपने अस्तित्व पर खड़ा है। इसलिए बड़े बड़े नेताओं को अपनी भाषा बदलनी पड़ रही है, अपना व्यवहार बदलना पड़ रहा है। जब यह दृश्य दिखता है ना, हर बार उसको कोसना, उनको मजाक उड़ाने की जरूरत नहीं। स्वागत भी करो ना, अच्छा है यार, तुमको दिमाग ठीक हो रहा है तो अच्छा है। हाँ, फिर 2 दिन बाद कोई सावरकर पर बोलता है, उसका खंडन होना चाहिए। पर आज भारत का एक बहुत बड़ा परिवर्तन का एक चित्र, और उस चित्र के साथ बड़ा देश का समाज जुड़ा हुआ दिखता है, पूरा देश का समाज जुड़ा हुआ दिखता है। उस परिवर्तन को भी अच्छा समझना चाहिए और उसको और कैसे बढ़ावा देंगे, ये हमको सोचना चाहिए। एक अपील करके मैं समाप्त करता हूं, क्योंकि कुछ चीजें मैंने प्रारंभ में कहा, कुछ चीजें सरकार कर सकती है, कानून वगैरह सरकार बना सकती है, पर कुछ चीजें समाज को करना पड़ता है। इस क्षेत्र में, ये विचारों के क्षेत्र में जीत क्या होती है, जितने लोगों के विचार हम बदल सकते हैं वो जीत होती है। जितने लोगों को हम शत्रु बना सकते वो जीत नहीं है। जितने लोगों को हम बदल सकते, जितने लोगों के दिमाग में विचार डाल सकते, वो जीत होते। उसमें रवीश कुमार नहीं होगा शायद, उसको तो आपको जो करना है वो आप मेरे से अच्छा जानते हैं, मैं ज्यादा करता नहीं हूं, आप करते भी हैं, आप जानते हैं। बट व्यापक देश के अंदर ये विचार बदलना चाहिए, बदलने का प्रयास होना चाहिए। तो क्या करना होता है, जैसा कश्मीर का मैंने प्रारंभ उदाहरण दिया, तो कश्मीर में एक बड़ा परिवर्तन के लिए सरकार ने जो करना था वो कर लिया, पर समाज को करना है। ये चित्र को हमें और आगे बढ़ाना है। अगली बार जब छुट्टी मिलता है तो आपको कश्मीर जाना चाहिए छुट्टी मनाने के लिए। तीर्थ यात्रा करनी है, अमरनाथ यात्रा में जाना चाहिए, वैष्णो देवी में जाना चाहिए। अगला हनीमून मनाना है तो गुलमर्ग जाना चाहिए। तो आपको लग सकता है कि आप प्रचारक हैं, आपको मालूम नहीं है अगला हनीमून नहीं होता है। हाँ, मालूम नहीं है, बट हनीमून एक ही बार होना ऐसा भी शायद कहीं नियम नहीं है। कितने भी बार करो, सेम लोग करना है, कितने भी बार करो ना, बट जाओ ना, जाके वहां के जो लोग हैं जिनके लेकर हमारे मन में संभ्रम है वो दूर भी होगा। जाके उनके आलिंगन करके कहो ना, हम सब एक है, हम सब हिंदुस्तान, तुम अलग नहीं हो। ये आज पराक्रम से कहना चाहिए। 10 साल पहले हम लड़ रहे थे, आज हम सेंटर स्टेज है, हम हिंदुस्तान है आज के दिन में। इस पराक्रम के साथ वो जो लोग हैं ना, उनको आलिंगन करके उनको कहना चाहिए, हम सब मिलकर भारत बनता है, कम हम सब है। कहां जा रहे हो, पाकिस्तान पाकिस्तान करे, वैसे कोई नहीं जा रहा है वहां। अब सबको समझ में आ गया कि यार जो भी है, अब तो वो मैंने मोदी जी का, अमित शाह जी का चमत्कार ये है कि आज कश्मीर में कोई अलग देश की मांग नहीं कर रहे, यार हमारा राज्य तो हमको दे दो। बार नीचे आ गया है। अच्छा है ना, राज्य का मांग करना कोई गलत नहीं है, कोई भी मांग कर सकता है। संवैधानिक दृष्टि से अगर अधिकार है तो मिलेगा भी। भारत में राज्य बनते हैं, कहीं नहीं बनते रहते,
तो आज वो जो माहौल है उसको और अच्छा कैसे हम अनुकूल बना सकते हैं, इसके बारे में भी सोचना चाहिए। मैंने सोचा ये जो 3-4 महत्वपूर्ण परिवर्तन देश में आ रहे हैं उसको आपके सामने रखूं, आपके सोशल मीडिया के माध्यम से एक एक्टिविस्ट के नाते इस दृश्य को और प्रभावी ढंग से देश के सामने कैसे रख सकते हैं वो आप सोचिए। इतना ही प्रार्थना करते हुए मेरे विचार को विराम देता हूं। नमस्कार।